हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर एनालाइज़ करेंगे। और हाँ, अगर कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो वो टॉपिक नेक्स्ट डे हम कवर कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। और हमारा पहला टॉपिक है अन्नपूर्णा आइडल टू बी ब्राउट बैक फ्रॉम कनाडा। ये अन्नपूर्णा एक आइडल है। आइडल क्या होता है जी? एक मूर्ति होती है, मूर्ति को आइडल बोलते हैं। अन्नपूर्णा का आइडल है जो कनाडा से वापस लिया जा रहा है। ये एक एंशियंट आइडल है गॉडेस अन्नपूर्णा का। अन्नपूर्णा देवी है जी, एक गॉडेस का मतलब देवी। तो ये इंडिया से स्टोलन कर लिया गया था, चुरा लिया गया था अबाउट ए सेंचुरी अगो, और फिर अभी कनाडा से वापस लाया गया है। ये अन्नपूर्णा फूड की देवी है जी। किसकी देवी? फूड की, गॉडेस ऑफ फूड, फूड की देवी है। ये 18th सेंचुरी आइडल है जिसे बनारस स्टाइल में कर्व किया गया था, मतलब बनाया गया था। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ राइजिना कनाडा की कलेक्शन एट द मैकेंजे आर्ट गैलरी का पार्ट है। ये आइडल है जी, देख लो आप एक बार। ये अन्नपूर्णा देवी जी हैं, फूड की देवी हैं, ये गॉडेस ऑफ फूड। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है जी कीवीज़ ऑफ जीरो वैली। कीवीज़ क्या है जी? ये है कीवी, चीकू की तरह दिखाई देती हैं लेकिन इनका नाम है कीवी। फ्रूट होते हैं जी, फ्रूट खाने के लिए यूज़ होते हैं, आपने खाया भी होगा, देखा होगा। जीरो वैली के कीवी हैं ये। जीरो वैली कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और वैली क्या होती है? दो माउंटेन, जैसे दो माउंटेन है, दो पहाड़ हैं, दो माउंटेन के बीच में जो एरिया होता है ये, वो उसे वैली बोलते हैं। जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में है। तो उसकी कीवी से रिलेटेड न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है जी? ये कीवी क्या होती है कि दैट ग्रो वाइल्ड इन अरुणाचल प्रदेश जीरो वैली आर ओनली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट। इसी अभी इस कीवी को, अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली की कीवी को सर्टिफाइड किया गया ऑर्गेनिक फ्रूट। मतलब सिर्फ एक अकेली ऐसी फ्रूट है ये जिसे ऑर्गेनिक फ्रूट का अभी जो सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है जी। और अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट है इंडिया में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला, ठीक है जी, कीवी के लिए। किसके अंडर? ये अंडर द मिशन ऑफ ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये जी MOVCDNER। इस मिशन के अंदर अरुणाचल स्टेट इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जिसे कीवी के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। जीरो वैली कहाँ पे लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? सुबनसिरी, अरुणाचल प्रदेश में एक सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है। अब ये मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? मतलब जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट करती है और सारा पैसा जो फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। एक दूसरी मैंने पहली वीडियो में बताया था कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम भी होती है। उसमें क्या होता है? सेंटर और स्टेट मिल के फंडिंग करते हैं। मान लो किसी में 100 रुपीज़ का खर्चा है तो कुछ खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, और उसे इम्प्लीमेंट स्टेट के सहायता के द्वारा किया जाएगा। लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंडिंग करती है और इम्प्लीमेंट भी वही करती है स्कीम को। मतलब जो ये भी स्कीम होती है लागू भी वही करती है किसी योजना को। स्कीम मतलब योजना। ये एक सब मिशन है। ये जो है ये MOVCDNER, ये क्या है? ये भी एक सब मिशन है। किसके अंडर? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए मिशन लॉन्च किया था किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि मंत्रालय ने एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसके अंडर आता है क्या? ये मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, और इसके अंदर दिया गया है ये सर्टिफिकेट, ठीक है जी। ये सर्टिफिकेट को, ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है इसका, इस मिशन का, जो नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर मिशन है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इसके अंडर एक मिशन है। ये कहाँ पे हो रहा है? इन स्टेट में। और अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है जी। अब जो ये है, ये मतलब ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक सर्टिफाइड किया गया है, इसका मतलब है जी जिसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज ना होते हों। जो आपने देखा होगा खेतों में जैसे कृषि करते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, उसमें यूरिया वगैरह
यूरिया जो वाइट वाइट सा रहता है, यूरिया या डीएपी खेतों में डालते हैं, ये केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं। और पेस्टिसाइड डालते हैं जैसे कीड़े इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए। तो ये सब केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड होते हैं जो इनके बिना खेती की जाए ऑर्गेनिक तरीके से, गोबर से, जो गाय का गोबर होता है, डंग, इंग्लिश में डंग बोलते हैं, DUNG, डंग, को डंग से या भैंस के गोबर से जो खेती की जाए, उससे खाद से की जाए, उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं जी। ठीक है। और ये सर्टिफिकेट कौन, इस सर्टिफिकेट को कौन इसे वो करता है, प्रोसेस्ड, मतलब इसे असेसमेंट कौन करता है, इस सर्टिफिकेट का असेसमेंट कौन करता है कि कीवी को जो अभी मिला है, अरुणाचल प्रदेश की कीवी को जो ये सर्टिफिकेट मिला है, तो इस सर्टिफिकेट को कौन इसका मूल्यांकन करता है कि कीवी को दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक अथॉरिटी है, ये अपेडा। अपेडा की फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है ये अपेडा। और इसने इसे सर्टिफिकेट के लिए मूल्यांकन किया है, इसका असेसमेंट किया है कि इसको कीवी को सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। तो इतना ही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये एक त्यौहार है जी, त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, मतलब त्योहारों का भी त्यौहार, मतलब सबसे बड़ा त्यौहार है एक तरह से नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये नागा ट्राइब्स मोस्टली इसे मनाती है, ये नागालैंड में, ये जी नागा ट्राइब, ये वहाँ पे इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती हैं, मनाती हैं। किस लिए मनाती हैं, क्या पर्पज़ है इसका? हम इस ताकि वहाँ की जो कल्चर है उसको रिवाइव कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, रक्षा कर सकें, सस्टेन, प्रमोट, जो कल्चर है, रिचनेस है नागा हेरिटेज की, उसे ट्रेडिशन को बचाए रखना, अपनी जो रीति रिवाज है उनको बचाए रखना, उन्हें प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है जी। इसमें क्या क्या परफॉर्म करते हैं? इसमें डांस वगैरह परफॉर्म होता है जब ये त्यौहार मनाया जाता है, और क्राफ्ट, ट्रेड्स, गेम्स, स्पोर्ट वगैरह होते हैं, फूड फेयर्स लगते हैं, मेले, जैसे आपने मेला देखा होगा, सब कुछ ऐसा ही होता है उसमें। रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, धार्मिक जो होती हैं वहाँ पे सेरेमनीज, वो भी होती हैं। और ये क्या है, दोनों कल्चरल और ट्रेडिशन, ट्राइबल पीपल की कल्चर और ट्रेडिशन को दोनों को एक्सपोज करता है। ठीक है जी, इसमें बस इतना ही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो याद क्या रखना आपको, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे? नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है जी अटॉर्नी जनरल। देखो जी, आपको अगर स्पीड कम लगेगी, मैं बहुत स्लोली बोल रहा हूँ, तो आप स्पीड को सेटिंग में जाके 1.25 या 1.5 या दुगना करके भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? मतलब एक तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका लॉयर है, ये वकील है जी, वकील, एडवोकेट उसका। मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केंद्र की सरकार है उसके जितने भी केसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से ये केस रखता है, रिप्रेजेंट करता है, ये केस लड़ता है, इसका वकील है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये मान लो। ऐसे स्टेट पे कौन सा होता है? स्टेट पे जो होता है, स्टेट के लिए भी कोई वकील होता होगा, लॉयर, उसको बोलते हैं जी एडवोकेट और ये जनरल। तो सेंट्रल का क्या होता है? अटॉर्नी जनरल, और स्टेट का एडवोकेट जनरल। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? देखो जी, अभी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अटॉर्नी जनरल है, जो हमारे देश का अटॉर्नी जनरल है पूरे, वो के वेणुगोपाल इसका नाम है। इसने अभी क्या है, एक लॉ स्टूडेंट है, छात्र है, जिसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, पिटीशन दी थी। तो इसने वेणुगोपालन ने उसे अपनी कंसेंट दे दिया, मतलब सहमति दे दी है कि हाँ तुम इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग को चलाया जाए। किसके अगेंस्ट? ये रचिता तनेजा के अगेंस्ट। कहने का मतलब है जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवहेलना, मतलब एक तरह से डिसरेस्पेक्ट, बेइज्जती। तो ये इसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में देता है, तो मान लो सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन डालता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो उसे अटॉर्नी जनरल से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। जब अटॉर्नी जनरल अपनी कंसेंट दे देगा
मतलब कंसेंट मतलब सहमति दे देगा, तभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाई जा सकती है। ठीक है जी। मान लो कोई पर्सन चलाना चाहता है, मान लो मैं चलाना चाहता हूँ, कोई ये पर्सन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी के अगेंस्ट पिटीशन डालना चाहता है, तो उसे अटॉर्नी जनरल की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। ये सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। वेणुगोपाल ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो छवि है उसको डेनिग्रेट करता है, मतलब रिड्यूस करता है, जो केस है रचिता तनेजा के अगेंस्ट, तो उसे सहमति दे दी है। तो इसमें है क्या, इस केस में है क्या, देखो जी, केस में मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन डालनी है तो प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी अटॉर्नी जनरल की, यही इसमें लिखा हुआ है, टू इनिशिएट क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोर्ट एक्शन। ये किसके किसके अंडर होता है जी, एक एक्ट है जी, एक्ट में प्रोविज़न है, ये कौन सा एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। जो प्रोविज़न है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी के अगेंस्ट शुरू करने का, जो प्रावधान किस में है जी, इस एक्ट में है। ये कानून बनाया गया था 1971 में सरकार ने, कौन सा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसमें क्या है कि ये लॉ है हैज़ लिमिटेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब मान लो अभी किसी ने कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, उसके कंटेम्प्ट किया है, कंटेम्प्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट, एक तरह से आप अवहेलना, बेइज्जती मान लो, कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का, तो अगर अब किया है उसके नेक्स्ट 1 ईयर तक, मतलब 1 साल के विदिन 1 ईयर तक ही कोई इस चार्ज को लगा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। ये नहीं है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए उसके बाद भी कर सकता है इनिशिएट, नहीं जी, सिर्फ लिमिटेशन पीरियड है इसका, 1 ईयर तक ही कर सकता है। और हाँ जी, ये सुप्रीम कोर्ट यही लिखा है, इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, और इन द केस ऑफ हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल मे ब्रिंग इन मोशन बिफोर द कोर्ट फॉर इनिशिएटिंग ए केस ऑफ क्रिमिनल कंटेंट। मतलब अगर स्टेट में, मान लो अगर हाई कोर्ट में देना है, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो एडवोकेट जनरल, क्योंकि स्टेट पे तो एडवोकेट जनरल होता है ना, स्टेट का लॉयर, तो एडवोकेट जनरल से परमिशन लेनी पड़ती है, वो कंसेंट देता है। और सुप्रीम कोर्ट में करना है तो अटॉर्नी जनरल कंसेंट देता है, या अटॉर्नी जनरल नहीं है तो उसका एक नीचे एक पदाधिकारी होता है, उससे कहते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है जी, वो दे सकता है। आगे लिखा है जी, राइट के मतलब अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या करना है, देना है, लगानी है इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो कंसेंट राइटिंग में चाहिए। क्या है कि अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल जो स्टेट पे लेवल पे है, वो राइटिंग में कंसेंट देंगे, ठीक है जी। लेकिन हाँ, बिना, अगर अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल अपनी कंसेंट नहीं देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इनिशिएट करने के लिए किसी के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई पर्सन चला नहीं सकता, ठीक है जी। मतलब इसकी कंसेंट मैंडेटरी है, मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य है, मतलब कोई प्राइवेट सिटीजन चाहता है कि किसी के अगेंस्ट, किसी पर्सन के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल की, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है तो अटॉर्नी जनरल की, और अगर हाई कोर्ट में दे रहा है तो एडवोकेट जनरल की कंसेंट लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ठीक है जी। लेकिन हाँ, एक बात और है, अगर कोई प्राइवेट सिटीजन, मान लो मैं किसी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाना चाहता हूँ, तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी एडवोकेट जनरल से या अटॉर्नी जनरल से। सुप्रीम कोर्ट में देना तो अटॉर्नी जनरल से, एडवोकेट जनरल से लेंगे अगर हाई कोर्ट में दे रहे हैं तो। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने आप भी इनिशिएट कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मान लो उसे लगा कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की छवि को ख़राब किया है, उसके विरुद्ध कुछ ऐसा बोला है केस के, जिससे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की छवि है जो वो बेकार हो रही है, रिड्यूस हो रही है, उसका डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, तो खुद भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस खुद भी चला सकता है, ठीक है जी। अभी अभी रिसेंटली किसके अगेंस्ट चलाया था, प्रशांत भूषण के केस में, जिस पे आपने देखा होगा न्यूज़ में, उस पर 1 रुपये का फ़ाइन लगाया था, आप सब ने देखा होगा, 1 रुपये का फ़ाइन, बहुत बड़ी रकम है जी। आर्टिकल, हाँ, सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल के अंदर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला सकता है अपने आप, आर्टिकल 129, ठीक है जी। हाँ जी, अगर पर्सन जाता है कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दाखिल करने के लिए,
तो वो किसके अंडर जाता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, 1971 का जो एक्ट है उसके अंडर, ठीक है जी। लेकिन हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप किसी का केस चलाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो आर्टिकल 129 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही उसकी प्रोविज़न है, ठीक है जी। अगर कोई पर्सन जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं है, उसकी प्रोविज़न दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में। लेकिन हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट लेना चाहता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, वो मतलब टू इनिशिएट कंटेम्प्ट केसेस ऑन इट्स ओन, और इसको स्यू मोटो भी बोलते हैं जी। स्यू मोटो का मतलब है ऑन इट्स ओन, अपने आप ही, जब केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाना चाहे किसी के अगेंस्ट, ठीक है जी। अब ये अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ जान लेती हैं। अटॉर्नी जनरल कैसे अपॉइंट होता है, क्या है इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है। अटॉर्नी जनरल जी चीफ लीगल एडवाइज़र होता है, मतलब वही एक तरह से प्राइमरी लॉयर होता है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर होता है ये प्राइमरी लॉयर, जो मतलब गवर्नमेंट के हर केस को सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रेजेंट करता है एज ए एडवोकेट, एज ए लॉयर, इसलिए इसे चीफ लीगल एडवाइज़र बोलते हैं। क्या? चीफ लीगल एडवाइज़र। ये पार्ट होता है किसका? यूनियन कैबिनेट का, यूनियन कैबिनेट का पार्ट होता है। यूनियन कैबिनेट नहीं, यूनियन एग्जीक्यूटिव। किसका पार्ट होता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। किसका? यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में और कौन कौन आता है? और आता है जी प्रेसिडेंट। कौन आता है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, और लास्ट का ये आता है जी अटॉर्नी जनरल। तो कौन कौन आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में? यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी, और अटॉर्नी जनरल ये आते हैं जी 1 2 3 4 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव में। अब इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसे अपॉइंट कौन करता है जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 76 क्लाउज 1, मतलब आर्टिकल 76 क्लाउज 1 में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको। और ये कब तक होल्ड करता है अपना ऑफिस को, मतलब कब तक इसकी जो ऑफिस है कब तक रहता है अपने ऑफिस में, एक तरह से इसका जो कार्यकाल है कब तक रहता है, मतलब जब तक प्लेजर है प्रेसिडेंट की, प्लेजर है। एक तरह से जनरली क्या होता है, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो दूसरा अपॉइंट कर देती है अटॉर्नी जनरल, तो ये जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक इसे रख सकता है, जब चाहे निकाल सकता है, ठीक है जी। होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है जी। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ही मस्ट बी ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो क्वालिफाई होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने के, ठीक है जी। और इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। तीसरा वो उसने कम से कम 5 साल हाई कोर्ट में एज ए जज काम किया हो, या कम से कम 10 ईयर हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट उसने काम किया हो। 5 साल एज ए जज किया हो हाई कोर्ट में, या 10 साल एज ए एडवोकेट मतलब वकील, एज ए वकील काम किया हो, ठीक है जी। और अगली क्या है क्वालिफिकेशन, मतलब ही मे बी एमिनेंट जुरिस्ट टू इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब एमिनेंट का मतलब फेमस प्रसिद्ध, जुरिस्ट मतलब जज, मतलब एक एमिनेंट जुरिस्ट हो सकता है प्रेसिडेंट की आई में। प्रेसिडेंट किसी को चाहे कि हाँ भाई ये बहुत ही अच्छा जज है और इसे अपॉइंट किया जा सकता है अटॉर्नी जनरल, तो प्रेसिडेंट उसे कर सकता है। अब क्या है जी, अटॉर्नी जनरल क्या करता है? एडवाइस देता है किसको? गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई सुप्रीम कोर्ट में केस आया है तो उस पर एडवाइस देता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है जी, प्रेसिडेंट को। अब इसके पास क्या क्या राइट हैं? इसके पास राइट है जी, ये भारत की किसी भी कोर्ट में, इंडिया की किसी भी कोर्ट में एज ए ऑडियंस बैठ सकता है, राइट ऑफ ऑडियंस है, मतलब कहीं किसी भी कोर्ट में कोई भी केस चलता है ये वहाँ पे जाके बैठ सकता है, केस को देख सकता है, ठीक है जी। और इसके पास राइट है पार्टिसिपेट करने का, किसमें? प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट में भी ये किसी भी हाउस में जाके
पार्टिसिपेट कर सकता है, बैठ सकता है, लेकिन हाँ वोट नहीं कर सकता। मान लो कोई बिल पास हो रहा है तो उसे देख सकता है, वहाँ पे बैठ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उस पर वोट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट का मेंबर थोड़ी नहीं है, ये तो अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ने। ठीक है जी, ये वही लिखा है जी, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में ऑल केसेस में उसको अपीयर करता है, सूट हो या अपील्स और अदर प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, और क्या करता है, ये वही लिखा है जी, आर्टिकल 143 के अंडर ये सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और क्या जी, ये कोई भी केस को जो गवर्नमेंट इंडिया के अगेंस्ट हो उसे ब्रीफ नहीं कर सकता, उसे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं लड़ सकता है। ठीक है जी, और कोई भी ऐसा केस जिसमें कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग से हो, मतलब अपराधी प्रोसीडिंग से हो, उसमें ये डिफेंड नहीं कर सकता किसी को भी, अक्यूज्ड को। और किसी कंपनी का डायरेक्टर भी नहीं हो सकता है ये, मतलब कोई कंपनी चाहे इसे डायरेक्टर अपॉइंट कर दे तो नहीं हो सकता बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। ठीक है जी, विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट के किसी को ना तो ये डिफेंड कर सकता है किसी कोर्ट में, ना किसी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। ठीक है जी, अगला क्या है, इसके लिए 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं इसके नीचे, मतलब इसे असिस्ट करने के लिए। मतलब जैसे अटॉर्नी जनरल है, उसके नीचे पोस्ट होती हैं 2 किसकी, सॉलिसिटर जनरल की, और 4 होती हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की, इसे असिस्ट करने के लिए, मतलब इसके काम में सहायता करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है जी हमारा, बस वो इतना ही था अटॉर्नी जनरल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रीन चारकोल हैकाथन। इसे अभी लॉन्च किया था NVVN। NVVN क्या है, NVVN की फुल फॉर्म है, NVVN की फुल फॉर्म है NTPC विद्युत व्यापार निगम। ये NTPC क्या है, एक गवर्नमेंट कंपनी है जी जो एनर्जी पावर प्रोड्यूस करती है, मतलब बिजली बनाती है, जो आपके घरों में जो बिजली आती है ना अधिकतर, इसके प्लांट है जी, ये NTPC बनाती है। NTPC विद्युत व्यापार निगम ने इसे लॉन्च किया है, ग्रीन चारकोल हैकाथन। ठीक है जी, ये मतलब जो NVVN है ये NTPC के अंडर ही सब्सिडायरी कंपनी है। ठीक है जी, इसका क्या टारगेट है जी, इसका टारगेट है टू फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी जितनी भी तकनीकी है उसको फास्ट ट्रैक, मतलब उसमें प्रमोट करना उसको एक तरह से जी। ठीक है, ये किसके साथ, इसका कोई साथ भी दे रहा है इसमें, हाँ जी, एक संस्था है EESL, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ मिलकर ये NVVN टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे जी। ठीक है जी, और क्या पर्पज़ है इसका, और पर्पज़ है जी दूसरा कि जो क्लीन एनर्जी है उनको प्रमोट करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी को। मतलब जो एग्रो रेजिडुअल होते हैं, मान लो जैसे आपने धान की खेती की तो धान के बाद पराली बचती है ना जी, जिसका अभी कुछ दिनों पहले चल रहा था कि किसान पराली को जलाते हैं, पॉल्यूशन होता है, तो उसके लिए उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब उसे किसान जलाए ना, उसमें किसी टेक्नोलॉजी से एनर्जी बनाई जा सके, इसमें भी ये एक इसका लक्ष्य है, इसमें को भी ये प्रमोट करेगी, इसमें टेक्नोलॉजी से उसको रिन्यूएबल एनर्जी में बदला जा सके। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, प्रमोट लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स के वो मतलब छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना उनको प्रमोट करना, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो उद्योग होते हैं उनको प्रमोट करना। और नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स की, किसान की इनकम को बढ़ाना। नेक्स्ट क्या है, अल्टीमेट गोल इज़ टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द नेशन, मतलब कार्बन फुटप्रिंट को घटाना, रिड्यूस करना। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, एक तरह से यही मान लो पॉल्यूशन होता है, जैसे पराली जलाने से जो धुआं निकलता है पॉल्यूशन, उसमें कार्बन होता है, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना इसका गोल है जी। आज के आर्टिकल्स में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना चैनल को। थैंक यू वेरी मच।